नमस्कार दोस्तों, विपुल राजपुरोहित हूँ मैं और आपका दोस्त और स्वागत करता हूँ अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, हम कक्षा 10 की जो नई बुक लगी है राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति, उसका पाठ नंबर 1 पढ़ रहे हैं, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। इस पाठ को अब तक हम 9 भागों में पढ़ चुके हैं। अब 9 भाग नहीं देखे, वीडियो के आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम भाग नंबर 10 पढ़ेंगे और आज इस पाठ में हम इसके अंदर जो है चौहान वंश दे रखा है। एक तो शाकंभरी के चौहान, जालोर के चौहान और रणथंभौर के चौहान। तो जो चौहान वंश है इसको हम इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे, यानी तीनों जो वंश है उसको हम वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, शाकंभरी का चौहान वंश एवं इसके प्रतापी शासक। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है, यानी जो शाकंभरी का चौहान वंश है इसकी उत्पत्ति में बहुत विवाद है। वंशावलियों और ख्यातों ने इसको अग्निवंशीय माना। यानी वंशावलियाँ क्या होती है, जो मतलब बहीबाट होते हैं ना, जो मतलब वंशावलियाँ गाते हैं वो, और ख्यात जो अलग अलग ख्याते हैं उन्होंने इसको क्या माना है, अग्निवंशीय की। यह क्या थे, अग्निवंशीय थे। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये सूर्यवंशी स्त्री थे। अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशी बताया गया। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते। इन सभी मतों का विवेचना करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। देखो, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक कौन था, वासुदेव चौहान, जो चौहानों का आदि पुरुष या संस्थापक था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त कराया। यानी शुरुआत में क्या थे, जो चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहार जो है उनके सामंत थे, लेकिन बाद में जो गुवक प्रथम चौहान है उसने गुर्जर प्रतिहारों के अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। इसका वंशज सामंत सांबर का शासक था। यानी ये जो गुवक प्रथम है इसकी वंशज जो है सामंत का शासक था, सांबर का, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। वाकपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ है, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। इसी के अलावा विग्रहराज सेकंड चौहाना का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 1983 हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया था। विग्रहराज सेकंड के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है उसमें गोविंद तृतीय की उपाधि वैरी घटक यानी शत्रु संहारक मिलती है। फरिश्ता जो एक ग्रंथ है उसके अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोक दिया था। अब पढ़ते हैं प्रमुख शासक। पहला है अजयराज। इनका शासनकाल है 1105 से 1133। अजयराज 1105 में शासक बना। इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 में इसने अजय मेरू यानी अजमेर नगर बसाया था और चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए, जो अजय प्रिय द्रम कहलाए। यानी आपको ध्यान रखना, अजमेर कब बसा था, 1113 में। किसने बताया, अजयराज चौहान ने। इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे जिनके ऊपर लिखा था अजय प्रिय द्रम। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। अजयराज जो है शैव मतावलंबी होने के साथ धर्म सहिष्णु था, यानी कि शैव धर्म को मानता था लेकिन हर धर्म के प्रति आदर करता था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों की समान दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी। पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश भी इसने प्रदान किया था। उसके बाद अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमार पाल चालुक्य से यह स्वयं परास्त हुआ। इसने अजमेर में अन्ना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज शैव था किंतु उसने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी। उसने अजमेर में खरतगच्छ के अन्यायों के लिए भूमि दान की। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान भी थे जिनको उन्होंने सम्मानित किया। वैसे चालुक्य के हाथ पराजित में उसकी मान हानि उठानी पड़ी थी, फिर भी गजनवियों को परास्त कर मालवा और हरियाणा के अभियानों के नेतृत्व कर उसने वंश को प्रभुत्व घटने नहीं दिया। अब आता है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था। यानी विग्रहराज ने किसको पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया, तोमरों को। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। यानी दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था, विग्रहराज चतुर्थ। इसने गजनी के खुसरू शाह को भी पराजित किया। यानी गजनी का खुसरू शाह था उसको भी हराया। जयनायक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। यानी इसे कवि बांधव की उपाधि किसने दी, जयनायक भट्ट ने। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान जो सोमदेव है उसने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। ये दोनों नाटक संस्कृत में हैं।
इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई और उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां भी खुदवाई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोंपड़ा या मस्जिद बनवाई। विग्रहराज ने बिसलपुर बसाकर यहाँ बिसलपुर झील भी बनाई थी। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दर्शन शर्मा लिखते हैं कि इसकी महत्ता निर्विवाद है, यानी कोई विवाद नहीं है इसकी महानता में, क्योंकि ये एक सेना अध्यक्ष होने के साथ एक विजेता भी था, साहित्य का संरक्षक भी था, अच्छा कवि था, सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेख लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी और की अन्य क्षमता नहीं थी। सोमदेव तो विग्रहराज की वीरों में नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणीय मानता है। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं, हरिकेली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किल हॉरन ने उसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वह उन हिंदू शासकों में एक था जो कालिदास और भवभूति को ऑर्डर कर सकता था, और विग्रहराज का समय सपादलक्ष यानी जो सांबर है इसका सबसे स्वर्ण काल था। अगला शासक है पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज थर्ड, जो कि 11 वर्ष की आयु में शासक बना। 1182 में उसने शतरंज जो प्रदेश है वहाँ के बंडारकों को परास्त किया। इसी वर्ष उसने महोबक चंदेल शासक को परास्त किया, जिसमें प्रसिद्ध वीर आला और उद्दल लड़ते हुए मारे गए थे। पृथ्वीराज ने कन्नौज के जो शासक है गढ़वाल शासक जयसिंह गढ़वाल उसको परास्त किया और स्वयंवर से उसके समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह किया। इसके बाद तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच, उसमें पृथ्वीराज ने गौरी को परास्त किया। 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज परास्त होता है, जिससे चौहान राज्य का पतन हुआ और भारत में तुर्की शासन की जो है नींव पड़ जाती है। पृथ्वीराज तृतीय वीर था, विद्या अनुरागी था एवं गुणी जनों का सम्मान करने वाले भी था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयनायक भट्ट, पृथ्वीराज राजसभा का लेखक चंद्र बरदाई इसकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। संयोगिता स्वयंवर कथा। कन्नौज के शासक जयचंद ने रासु यज्ञ किया था, यानी एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। अपनी पुत्री संयोगिता विवाह के लिए स्वयंवर का भी आयोजन किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर उसने सारे राज्य महाराजों को आमंत्रित किया। इतना ही पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक ही महाराजा देखते हुए पृथ्वीराज ने पाकर बहुत दुखी हुई, किंतु जब दरवाजे पहुंची तो उसने द्वारपाल के रूप में प्रेमी की मूर्ति न जाए उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय तक पृथ्वीराज वहां पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को वहां अपने साथ लेकर अजमेर प्रस्थान किया। चौहान सैनिकों ने गढ़वालों को उसका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह किया। इस घटना से जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता बढ़ गई। अब है संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिक संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का जिक्र नहीं मिलता। डॉक्टर रमेश थापर और डॉक्टर RS त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना। समकालीन फारसी तारीखों में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु अब्बुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया। डॉक्टर ने बताया कि अमीर महाकाव्य और रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इसमें वर्णन नहीं मिलने से सारी घटनाओं को काल्पनिक मान लिया जाना उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्य को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का अंग है और वह सत्य और वास्तविक है। ये घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। CV वैद्य और डॉक्टर गोपीचंद शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटनाओं को संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव या अतिशोक्ति वर्णन आना स्वाभाविक है, किंतु इसमें इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे रणथंभौर का चौहान वंश। देखो, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके उत्तराधिकारी क्रम से हुए वाल्हण, प्रहलादन और वीरनारायण। वीरनारायण का संघर्ष होता इल्तुतमिश से, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बताया। उसके पुत्र जैत्र सिंह ने नासुरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। अब है हमीर देव चौहान 1282 से 1301। 1282 में हमीर अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। उसने आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों में अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। मेवाड़ का शासक समर सिंह को परास्त किया। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर आक्रमण किया, मगर उसे भी सफलता नहीं मिली। हामिर द्वारा मुगल विद्रोह, मोहम्मद शाह और केब्रूह को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है हमीर से नाराज हो जाता है। हमीर ने जब विद्रोही को लौटाने से इनकार कर दिया, तब
99 में खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित किया। 1301 में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आता है, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक होते रणमल और रत्तीपाल को किले का लालच देने के लिए अपनी ओर से मिला लिया। इनके विश्वास के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार और हमीर लड़ता हुआ मर गया और किले में हमीर की पत्नी रंगदेव के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। हमीर वीर, उद्धार एवं शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नए चंद्र सूर्य की हमीर महाकाव्य में, जोधराज की हमीर रासो और चंद्रशेखर की हमीर हट नामक ग्रंथों में हमीर के सोनियों की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए दुआ प्रसिद्ध है। सिंह सवन सतपुरुष वतन, कदली फले इकबार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़ी न दूजी बार। यानी हमीर जो एक बार कह देता था उस बात को सत्य, मतलब उस बात का पालन करता था। अब है जालौर का चौहान वंश एवं उसका प्रतापी शासक। देखो, जालौर जो है मध्यकालीन इतिहास में सबसे अपना एक अलग स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात एवं मालवा जाने वाले मार्गों पर स्थित जालौर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक का एक आवश्यक कार्य था। यानी अगर किसी को दिल्ली से गुजरात और मालवा जाना है और मालवा जीतना है तो उन्हें जालौर पर अधिकार करना जरूरी था। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के समय जालौर पर चौहाना का अधिकार था। जालौर के चौहाना का संस्थापक है कीर्तिपाल या कित्तूपाल, जिसने 1181 में इस राजवंश की नींव डाली थी। उसके बाद है कन्नड़देव चौहान 1305 से 1311। कन्नड़देव जालौर के चौहान शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कन्नड़देव एवं खिलजी के मध्य विवाद होता है। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी सहित सेना भेजी। वह कन्नड़देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कन्नड़देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कन्नड़देव दिल्ली दरबार से चला गया, जिसके बाद कन्नड़देव और अलाउद्दीन के बीच संघर्ष होता है। नैन सिंह ने युद्ध का कारण बताया कन्नड़देव के पुत्र विरमदेव और सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताना। 1308 में सुल्तान ने जालौर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार किया। उसका नाम खैराबाद रखा तथा कमालुद्दीन गुर्ग को उसका प्रतिनिधि बनाया। 1311 में अलाउद्दीन ने जालौर पर घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता मिली। अंत में कन्नड़देव के दैया सरदार बिक्का के विश्वास के कारण दुर्ग पर अधिकार हो गया। कन्नड़देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन ने जालौर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया। तो दोस्तों, आज हमने 3 चौहान वंश एक साथ पढ़े हैं, शाकंभरी के चौहान, रणथंभौर के चौहान और आपके जालौर के चौहान। तो ये है वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।